1H2O form 4 hydrogen bond. One oxygen attached with 4 hydrogen. Two bicovalent bond and 2 hydrogen bond. 2 bicovalent bond and 2 hydrogen bond. Maximum density and minimum volume of water is at 4 degree Celsius. ये ध्यान दो बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको हीट करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, समझ रहे हो ना? तो जब टूटेगा तो मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, मॉलिक्यूल के नजदीक आने से डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम घटेगा। लेकिन जब उसके बाद आप गर्म करोगे तो मॉलिक्यूल की मतलब टेम्परेचर बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल दूर हटने लगेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। तो यहां पर ध्यान दो, ये टेम्परेचर, ये डेंसिटी, ये 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर घटेगा। रिमूव करें बेटा भैया, इसको बना लियो ना। अगर इसको नहीं बनाया तो फिर बाद में केसेस बना लेना, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा फिर, है ना। यहां पर पी पाई बॉन्ड, form between atom of second period, form between atom of second period। जैसे ध्यान दो, यहां पर ये ध्यान दो बेटा, HCN है, यहां पर कार्बन का पीरियड नंबर क्या है, 6, नाइट्रोजन का 7, दोनों सेकेंड पीरियड में है, या जिसका एटॉमिक नंबर 10 से कम है। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ बोथ एटम लेस देन 10, तो इसको कहेंगे पी पाई। क्या कहेंगे, पी पाई। ठीक भैया। O2 क्या कहेंगे, पी पाई। N ट्रिपल बॉन्ड N, पी पाई, और जितने पाई हैं सभी पी पाई होंगे। ठीक है, पी पाई डी पाई। इफ any atom has atomic number greater than 10, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होगा। यहाँ CO2 में देखो, CO2 ये
पी पाई पी पाई, ठीक है। देखना हो गया बेटा। यहां पर लिखे हो इफ एनी एटम हैज एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 10, अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है तो फिर पी पाई डी पाई होगा। देखना समझिएगा बात को। यहां पर एग्जाम्पल SO2 ले लिया जाए। एग्जाम्पल क्या ले लिया जाए? SO2। ध्यान दो, सल्फर यहां पर बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर 2, जितने एटम जुड़े हुए हैं हाइब्रिडेशन पढ़ाए थे, कितने एटम जुड़े हैं? 2। सल्फर के पास होते कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। ऑक्सीजन को चाहिए कितने? 2। 1 को चाहिए तो 2 को 4 चाहिए, तो सल्फर के 6 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो साझा कर लिए, बचे कितने? 2। तो जोड़ा कितना बचा? 2/2 बराबर 1। इलेक्ट्रॉन पेयर समझिएगा बेटा 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। बात को हमारी समझिएगा। अभी यहां पर ये सल्फर है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखिएगा भैया, यहां पर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp2, ये तीसरा sp2। कितने p होते हैं? कितने p होते हैं? 3। तो 3 में तो 2 हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिया, एक बचा होगा ना, तो ये sp2 है। ये क्या है? sp2। ये क्या है? sp2। एक डमरू के आकार का p ऑर्बिटल ये बचा होगा। अच्छा, अब यहां पर ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का ये p ऑर्बिटल ओवरलैप किया, बॉन्ड बनाया। ये p ऑर्बिटल डमरू के आकार का होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का क्या किया? p ऑर्बिटल, देखो बेटा, ये ओवरलैप किया, बॉन्ड बनाया। ये ऑक्सीजन का ये p ऑर्बिटल ओवरलैप किया, बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो ये देखो अभी SO2 बनाया है ना, तो थोड़ा सा sp2 है ना, हाँ रुक गया। तो यहां पर क्या है, थोड़ा सा देखो, सल्फर के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 है। 2 8 6 3s2 3p4 और 3d 0। तो ये s2 हो गया, ये p4 हो गया, ठीक बेटा। ये s2 हो गया और ये क्या हो गया? p4। और d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0। और कितने सिग्मा बॉन्ड यहां पर बन रहे हैं? देखो थोड़ा सा हम गलत बता रहे थे। कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं ना, और 2 और लोन पेयर कितना है? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अभी लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? 2। तो ये एक टर्म जंप करके डी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डी में। तो ये जब डी में आ जाएगा, देखना बेटा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचा, यहां पर कितना हो गया? 3। और यहां पर कितना हो गया? ये 1 हो गया। कितना हो गया? 1। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? sp2। तो इसका मतलब ये एक s और ये 2 p हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिए हैं। 1 p और 1 p क्या है? 1 p और 1 d बचा हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा डायग्राम मैं गलत बना रहा था, यहां पर समझिएगा फिर से। अब जब इसको देखेंगे तभी क्लियर समझ में आएगा। अब देखना, तो इसका मतलब देखना बेटा, ये इधर देखो, ये हाइब्रिडेशन हो गया sp2। तो मतलब इस ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको sp2 इसको क्या बोलेंगे? sp2 इसको क्या बोलेंगे? p और इसको क्या बोलेंगे? d। अब यहां पर ध्यान दो,
तो ये सल्फर हो गया, मान लो ये एक sp2 हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना, ये ऐसे बनाओगे तो समझ में आएगा। ये एक sp2 हो गया जिसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन है, एक sp2 हो गया जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये दोनों हो गए ना। तो इसको आप क्या कह रहे हो, sp2, इसको क्या कह रहे हो sp2, इसको क्या कह रहे हो sp2। अभी कितने ऑर्बिटल बचे हैं, 2। एक ये sp2 यहां पर दूसरे कलर्स मान लो बना दे, ये sp2 बचा, मतलब ये p ऑर्बिटल बचा हुआ है, ये यहां पर ये p ऑर्बिटल बचा हुआ है, और यहां पर ये d ऑर्बिटल बचा हुआ है। d ऑर्बिटल हालांकि डबल डंबल होता है, हम दो मतलब उसका आधे पार्ट दिखा रहे हैं, दूसरा आधा पार्ट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम d कह दे रहे हैं और इसको क्या कह दे रहे हैं, ये d मान लो कह दें और इसको क्या कह दें, p कह दें। अब समझिए बेटा, अब यहां पर इसको हम लोग ले रहे हैं, तो यहां पर ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप किया, ये p ऑर्बिटल डमरू के आकार का होता है। यहां पर ये ऑक्सीजन हो गया, इसका ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप किया, ये डमरू के आकार का होता है ना। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और ये एक क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन के पास भी ऐसे 2, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही परिवार के हैं ना, तो जैसे यहाँ पर 2 हाफ फील्ड है, वैसे ऑक्सीजन के पास भी क्या होंगे, 2 हाफ फील्ड होंगे। तो एक तो यहाँ पर ओवरलैप कर लिया और दूसरा जो P है यहाँ पर ओवरलैप करेगा, ये देखो ये P इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है क्या है, सिग्मा, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, पाई। तो ये कौन सा ऑर्बिटल था, P, और ये कौन सा ऑर्बिटल था, P। तो ये P पाई क्या हो जाएगा, P पाई हो जाएगा। अच्छा यहां पर ध्यान दो, इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन है, तो ये तो एक p ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा p ऑर्बिटल हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा p ऑर्बिटल हो गया ना। तो यहां पर ध्यान दो, इसका ये p ऑर्बिटल है और इसका ये कौन सा ऑर्बिटल है, d। तो ये ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, p पाई d पाई, क्या हो जाएगा, p पाई d पाई। अब ऐसे समझो, यहां पर हो सकता आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो यहां पर फिर से समझो, ये सल्फर है, ये एक बांध सिग्मा बना, एक बांध क्या बना, सिग्मा, तो ये दोनों सिग्मा हो गए। अब यहां पर एक पाई बांध बना, ये वाला, तो ये क्या हो गया, p पाई, और एक इधर बन रहा है ना, तो ये p पाई और ये क्या हो जाएगा, d पाई। अब जैसे ये तो हमने डायग्राम बना के समझाया, एग्जाम में इतना टाइम तो रहेगा ना, एक एग्जाम बना के समझे, बात हमें तुरंत बताना होगा, तो ऐसे समझ लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2 था ना, इसका मतलब एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है, तो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अगर इसमें पूछ लिया जाए कि SO2 में कितने p पाई हैं, कितने p पाई d पाई हैं, तो ऐसे समझिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन में अगर 2 p ऑर्बिटल भाग लें, देखो 3 p होते हैं, कितने p होते हैं, 3। तो अगर 2 हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिए हैं, तो एक ही तो बचेगा जो पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब एक p पाई हो जाएगा, बाकी जो भी बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, p पाई d पाई होंगे। अब जैसे SO2 में, अब ध्यान दो, जैसे हमें SO2 में बताना था, तो पहले हमने SO2 का क्या निकाल लिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2, इसका मतलब एक p ऑर्बिटल बच रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, एक p पाई। इसके बाद जो भी होंगे वो क्या होगा, p पाई d पाई होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, p पाई d पाई होगा। एक मिनट, हेलो, हाँ नमस्ते, हमें नहीं मालूम है, अजय यादव सर से बात कर लूँ। ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन होता, कहीं पर sp हाइब्रिडेशन होता, तो कितने p हाइब्रिडेशन भाग लिए हैं, एक, इसका मतलब 2 p बचे हैं ना, तो दोनों p क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2
पी पाई हो जाएगा। बात समझ ना? अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे समझिए, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो एक पी पाई, एक पी मतलब पी पाई बनेगा, बाकी सब पी पाई डी पाई होंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो एक पी पाई होगा, बाकी सभी के, सॉरी, दो पी पाई होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, पी पाई डी पाई होंगे। ठीक है, अभी उसको लिखा, ये चीज समझ में आ जाएगी ना? इसलिए डायग्राम बना के समझाया हमने, ये ध्यान दो। अभी उसको हम लिखा दे रहे हैं, ये ध्यान दो भैया। SO3 का एग्जांपल ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं? SO3। SO3 एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहां पर ये डायग्राम बन रहा है, ये ध्यान देना। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp2। कितने पाई बांध हैं? 3। तो यहां पर 3 में एक पी पाई हो जाएगा, 2 डी पाई हो जाएंगे। डी आप बोलेंगे जब आप इसको पहले बोलेंगे, पी बोलेंगे जब आप इस पी पाई डी पाई, या डी पाई पी पाई। ठीक है, तो नोट करके इफ एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ग्रेटर देन 10 एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, then one pi bond is p pi, other are p d pi. If hybridization is sp, then 2 bond is p pi, and other are p d pi. Example, in SO2 1 p pi, 1 p d pi। डायग्राम ऊपर कर दे रहे हैं। In SO3 1 bond p pi, 2 bond p d pi। तो p डी पाई को या डी पी पाई को बात एक ही होगी। ठीक है भैया, अब तो p डी पाई बता लेंगे। पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल भाग लिए हैं। अच्छा, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, इसको बताइए नहीं। इफ हाइब्रिडाइजेशन is sp3, बता रहे हैं, then p pi absent,
हाँ बोलो, पहला पॉइंट क्या था? हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है और हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो एक बॉन्ड p पाई होगा, बाकी सारे p पाई d पाई होंगे। ठीक है, ऐसे समझो, समरी अगर लिखें तो sp3 में 0 p पाई, sp2 में 1 p पाई, sp में 2 p पाई होंगे। ध्यान दो, H3PO4 है, H3PO4 है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है और बताया गया था फास्फोरस के कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन है, फास्फोरस के कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया, ये OH, ये O, H, ये H, O, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पर? sp3। हाइब्रिडेशन क्या भैया? sp3। अब पाई बॉन्ड तो है ना, तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा? p पाई d पाई होगा, या इसको d कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? p। क्यों? चूंकि सारे p ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिए हैं और वो क्या बनाए हैं? सिग्मा बॉन्ड। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 और 4 सिग्मा ना, तो sp3 का मतलब एक 3p और एक s, 4 ऑर्बिटल मिले, 4 सिग्मा बना। तो जो पाई बॉन्ड बना रहा है उसके लिए p ऑर्बिटल तो इसके पास ही नहीं है, तो कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? ये d ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? d ऑर्बिटल। तो ये यहां पर ये एकदम समरी मैंने लिख दिया, जो भी वो कहानी पूरा पढ़ाया क्या लिख दिया? समरी। तो अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो 0 p पाई होगा, sp2 है तो 1 p पाई होगा, sp है तो 2 p पाई होंगे। बात क्लियर? तो यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि ये जो बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है, तो ये आप कहेंगे d पाई और ये क्या है? p पाई। मतलब यहां पर p पाई d पाई कहो या d पाई p पाई कहो, p पाई नहीं है। बस समझ गए ना? बस इतना। वो आकी कहानी डायग्राम बना के समझाए, समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, डायग्राम बना के आप मतलब एग्जाम में कर भी नहीं पाओगे, तो कर यहां से पाओगे। हाइब्रिडेशन निकाल लेना, देखना हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है। अगर sp3 आ गया तो जो भी पाई बॉन्ड होंगे वो p पाई d पाई होंगे। अगर sp2 आ गया तो उसमें जितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं उसमें से एक p पाई कर देंगे, बाकी p पाई d पाई। अगर sp आ गया तो 2 p पाई हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे? p पाई d पाई हो जाएंगे। ठीक बेटा? यहां पर XeO2F2, यहां पर आप कल बताना हमें कितने p पाई होंगे, कितने p पाई d पाई होंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये क्या है? होमवर्क है। यहां पर इसमें बताना, XeO3 में बताना, ClO3 माइनस में बताना, SOCl2 में बताना, इसमें बता के लाना है। आपका होमवर्क है या ग्रुप में डालना फटाफट सब लोग। इसमें p पाई d पाई सब बताना है। ठीक है, रिमूव करें इसको, पूरे को रिमूव कर दे रहे हैं अब। क्या आपका होमवर्क है? फाइंड नंबर ऑफ p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड। अब एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज वांडर वाल फोर्स। वांडर वाल फोर्स आपको मालूम है प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, या ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने से बॉन्ड बनता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जैसे आयोडीन मॉलिक्यूल ले लिया जाए, ये एक आयोडीन मॉलिक्यूल है, ऐसे ये मॉलिक्यूल है, यहां पर भी एक आयोडीन मॉलिक्यूल ले लिया जाए, ये आयोडीन मॉलिक्यूल है। अब इस आयोडीन मॉलिक्यूल के बीच में कैसे कौन सा फोर्स लगेगा? भाई दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ अट्रैक्शन तो होगा ना, वो कौन सा अट्रैक्शन है, कैसा अट्रैक्शन होगा? ठीक है,
तो देखा जाए बेटा, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, इसको सिमेट्रिकल बोलेंगे, सममितीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल या सममितीय। ये भी सिमेट्रिकल या सममितीय है। तो जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब एक का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा। एक का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो पहले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे को, दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले को। तो हम मान लेते हैं कि पहले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे वाले को ज्यादा रिपेल कर लिया। जैसे भी आप लोग ऐसे मान लो गोला बना के ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, तो कोई धक्का मार दिया आपको, तो ऐसे गोल गोल घूम पाओगे? जिसको धक्का लगे तो दूर चला जाएगा ना। तो इसका मतलब अब जो गोल गोल सिमेट्री बनी थी वो तो नहीं रह गई ना। तो ऐसे मान लो इसको धक्का मार दिया, तो अब ये क्या हुआ, कुछ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था एकदम सिमेट्रिकल था, वो सिमेट्रिकल नहीं रह गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टार्ट हो जाएगा, मतलब इधर से धक्का लगा अगर, तो उधर को क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी यहां पे, और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, और यहां इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो यहां पर थोड़ा सा क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इसको हम लोग कहेंगे डाइपोल। भाई पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल क्या कहेंगे, डाइपोल। डाइपोल कहेंगे ना। अब ध्यान देना बेटा, ये पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव हो गया है। अभी तक तो ये कह रहे थे इसको प्रेस पुश कर रहा है, इसको पुश, दोनों एक दूसरे धक्का लगा रहे हैं। मान लो इधर धक्का ज्यादा लगा है तो इधर शिफ्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव पोल इसका क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अब अट्रैक्ट करने लगेगा। तो अट्रैक्ट करने लगेगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, इधर शिफ्ट करेगा। क्या करेगा बेटा, शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस। ये तो यहाँ नेगेटिव पोल आ गया। तो अभी इस पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसको आप क्या कहोगे, वान डर वाल फोर्स कहोगे। क्या कहोगे, वान डर वाल फोर्स। तो यहां पर क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स in between oppositively, sorry, in between oppositively नहीं, मोमेंट्री डाइपोल। मूवमेंट का हिंदी होता है तत्क्षण, तत्काल या क्षण। मोमेंट्री का मतलब होता है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक का मतलब जो थोड़ी देर के लिए हो, जो क्या हो, थोड़ी देर के लिए हो, डाइपोल। ध्यान देना, तात्क्षणिक क्यों करें, थोड़ी देर के लिए क्यों करें। हमने कहा कि मान लीजिए कि इधर से धक्का इस पर क्या है, ज्यादा लगा है, मान लीजिए। तो ये भी तो माना जाता है कि एक बार इसने अगर इसको धक्का दे दिया है तो दूसरी बार इधर से भी तो ज्यादा लग सकता है। तो ये सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ये बहुत परमानेंट नहीं है कि हमेशा बन गया तो बन गया, वो तात्क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए बना, अगली बार इधर से पुश हुआ, उधर सारा शिफ्ट हो गया, फिर इधर से अगर पुश हुआ, उधर से, ये चलता रहेगा। ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in between momentary dipole is known as van der Waals force और dispersive force। इसको dispersive force भी कहेंगे, और लंदन फोर्स। ये जो वान डर वाल फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पर ध्यान दो, ये सरफेस एरिया कब देखेंगे, इफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम। ठीक है, इफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम।
तो मॉलिक्यूलर मास सेम होगा तब हम लोग क्या देखेंगे बेटा, सरफेस एरिया। ध्यान दो, यहां पर F2 Cl2 Br2 I2, यहां पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, सो वांडर वाल फोर्स इंक्रीजेस, सो वांडर वाल फोर्स इंक्रीजेस। इधर ध्यान दो बेटा, ये इधर देखो, कार्बन है, कितने कार्बन है, 4, कितने कार्बन, 4, यहां पर कितने कार्बन, 4, 5, 5 हो गया ना। अब तो हर जगह 5 है। किसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, पहले की, किसकी कम है, ये स्फीयर है, गोला है, गोले की सरफेस एरिया कम होती है। और ये लाइन है, लाइन की सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। आप ऐसे ऊपर नीचे बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, सर देखो 5 कार्बन, 5 कार्बन, ये हमने जो इधर शिफ्ट कर दिया आप यही नीचे बना लीजिएगा, ठीक है। 5 कार्बन, तो सभी में कार्बन 5 है, मतलब मॉलिक्यूलर मास तो सेम होगा। तो फिर क्या देखेंगे, सरफेस एरिया डिक्रीजेज, सो वांडर वाल फोर्स डिक्रीजेज। चले आगे, रिमूव कर रहे हैं भैया। इफेक्ट, वांडर वाल फोर्स चेंजेज फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा। ध्यान दो भाई, अगर देखो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल क्लोज होंगे, तो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में। कम होगा, थोड़ा कम क्लोज होंगे लिक्विड स्टेट में, और कम होगा गैस स्टेट में। तो ध्यान दो, आई वांडर वाल फोर्स इंक्रीजेज, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू गैस, सॉरी उल्टा लिख दिए, गैस चेंजेज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। यहाँ पर ये वांडर वाल फोर्स इंक्रीज कर रहा है। वांडर वाल फोर्स क्या कर रहा है, इंक्रीज। अब ध्यान दो बेटा, F2 Cl2 Br2 I2, ये गैस है, ये लिक्विड है, सॉलिड है। यहां पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, सो वांडर वाल फोर्स इंक्रीजेस। तो देख रहे हो ना भैया, मॉलिक्यूलर मास कम था, गैस में था, ज्यादा हुआ लिक्विड हो गया, और ज्यादा हुआ सॉलिड हो गया, ठीक है। इट also increases boiling point and melting point। यहां पर boiling point increases, melting point increases। यहां पर ध्यान दो, ये 5 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन, सरफेस एरिया बोलो भैया डिक्रीजेज, वांडर वाल फोर्स डिक्रीजेज, सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज।
चलो बेटा, तो इसी के साथ केमिकल बॉन्ड खत्म। अब हम लोग आ जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे और शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मिटा दें इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की एक शर्त है, क्या भैया? रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर रहोगे तो समझ में आएगा, क्लियर है, समझ में आएगा। अगर इरेगुलर हुए तो फिर आप बस केवल आके बैठो, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। तो इसलिए रेगुलर रहना है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत में नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। इसीलिए लास्ट में पढ़ाते हैं, कॉलेज में भी अपने लास्ट में पढ़ाते हैं और यहाँ पर भी लास्ट में ही। जैसे बहुत पहले इसको शुरू करना था, लेकिन अब शुरू कर रहे हैं, जिससे मतलब ऐसे बच्चों की संख्या फिक्स हो जाए कि जो रेगुलर रहने वाले हैं, ठीक बेटा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, compound of carbon and hydrogen are their derivative. Compound of carbon and hydrogen are their derivative. तो ध्यान दो, CH4 CH3 CH3 CH3OH CH3Cl। कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो या उससे डेरिवेट किया गया हो। तो जैसे यहां पर आपने डेरिवेट किया है किसको, यहां पर कितने एच थे? 4, एक एच हटाकर OH जोड़ दिया है। कितने एच थे? 4, एक एच हटा के Cl जोड़ दिया है। तो इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। Till now, about 10 power 6 or even more organic compound are known. अभी तक 10⁻6 या इससे भी ज्यादा, 10 लाख यौगिक या इससे भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्ञात हैं। इतने अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ज्ञात हैं? प्रेजेंस ऑफ सच ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है ज्यादा, ह्यूज का क्या होता है बेटा? ज्यादा। प्रेजेंस ऑफ सच ह्यूज amount of organic compound is due to, पहला, catenation property of carbon, दूसरा आइसोमेरिज्म, represented by organic compound, catenation property of carbon और दूसरा आइसोमेरिज्म represented by organic compound। तो कार्बन के द्वारा जो कैटनेशन पाया जाएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा जो आइसोमेरिज्म। कैटनेशन क्या है? आइसोमेरिज्म पूरा एक चैप्टर पढ़ाएंगे। कैटनेशन क्या है भैया? हाँ, कैटनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट are chain forming
property of element. Self-linking property of element और चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, तत्वों के द्वारा खुद आपस में जुड़ने की जो प्रवृत्ति है या उनके द्वारा जो चेन निर्माण करने की प्रवृत्ति है, तो उसको क्या कहेंगे? कैटनेशन। मैक्सिमम कैटनेशन, मैक्सिमम कैटनेशन in periodic table is represented by carbon due to its पहला smaller size, दूसरा tetravalent nature and high bond energy of bond, high bond energy of CC bond कर लो, तो CC बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होती है, ज्यादा होती है, अधिकतम नहीं ज्यादा होती है, तो इसलिए जब चेन बनाता है तो कोई वहां पर दिक्कत नहीं होती। तो ध्यान देना, ये तीनों साइज प्रॉपर्टी एक साथ कार्बन में अधिक है, मतलब पाई जाती है। साइज कार्बन की मतलब छोटी है, इससे भी छोटे एलिमेंट हैं। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी मतलब वैलेंसी 4 है, और भी एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 4 है, ठीक है, और भी एलिमेंट स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन तीनों प्रॉपर्टी एक साथ कार्बन में ही पाई जाती है और कहीं पे पाई नहीं। रिमूव करें, रिमूव करें भैया, चलें यहां पर वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, कार्बन की वैलेंसी कितना होते हैं? 4। सेचुरेट कंपाउंड, सेचुरेट कंपाउंड कंपाउंड हैविंग नो पाई बॉन्ड, कंपाउंड हैविंग नो पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल में एल्केन, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, अनसैचुरेट कंपाउंड, अनसैचुरेट कंपाउंड, कंपाउंड हैविंग पाई बॉन्ड एंड साइक्लिक रिंग, एंड साइक्लिक रिंग। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यहां पर एग्जांपल में एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल। फाइंड
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन फॉलोइंग कंपाउंड। फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन फॉलोइंग कंपाउंड। पहला बेटा देखना, तो कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है यहाँ पर? एक, यहाँ पर कितना? 2। पाई बॉन्ड कितना है? कितने पाई बॉन्ड है? एक। कितने हैं? 2। कितने हैं? कितने भैया? एक। यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं, साइकिल है। यहाँ पर क्या लिखो? नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग। जितने साइक्लिक रिंग पाई जाएंगे, तो कितनी साइक्लिक रिंग है? एक। यहाँ पर इधर देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल, तो एक साइकिल हो गई और एक पाई बॉन्ड, 2। यहाँ पर कितना? 4। यहाँ पर कितना बेटा? तुम बताओ, पीछे जल्दी बताओ, खड़ी हो। हाँ, कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है? पाई बॉन्ड गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5। पाई बॉन्ड जानते हो? कितने पाई बॉन्ड है? 5। तो कितनी साइकिल है? 1 2। तो बताओ कितना हो गया? 5 2 जोड़ लोगी 7। ठीक है, यहाँ पर बैठ जाओ। आप बोलो भैया, बैठ जाओ। यहाँ पर टोटल जोड़ बताओ। 10। गुड। तो देखो बेटा, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल। यहाँ पर पाई बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10, तो 10। अब तो बता लेंगे। अच्छा ध्यान दो बच्चों, हमने ऐसे डायग्राम बना दिया था, बता लिए। अभी ऐसे जैसे यहाँ पर बेंजीन है ना, तो अभी C6H6 लिख दें, तब कैसे बताओगे? अरे तो ठीक है बेंजीन के बारे में, लेकिन सबके बारे में बना लोगे? रिमूव करें इसको। यहाँ पर इधर देखिएगा, ये पहले ये एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड जो है उसका ये फार्मूला है। सैचुरेटेड कंपाउंड का क्या है? फार्मूला है। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, यहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर पता करना है तो ध्यान देना, कार्बन अगर n है, कार्बन कितना है? n, तो हाइड्रोजन कितना है? 2n प्लस 2 और, मतलब जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना प्लस 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मान लो यहां पर कार्बन N1 था, तो 2N1 प्लस 2 क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए भाई? जितना कार्बन है, कार्बन n है ना, तो n का 2 गुना 2n प्लस 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हमने मान लिया N1 कार्बन की संख्या है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2N1 प्लस 2। हाइड्रोजन मान लो N2 है, क्या बेटा? N2 घटा दो, बटे 2 कर दो, ये पाई बॉन्ड पता चल जाएगा। क्यों ऐसा किए? समझो, समझना, रटना नहीं। देखो यहां पर ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड पाई बॉन्ड नहीं ना। अगर ये हाइड्रोजन हट जाए तो एक पाई बॉन्ड आ जाएगा,
तो 2 हाइड्रोजन के निकलने पर कितने पाई बॉन्ड आया? 1। फिर 2 हट गए, अब कितने पाई बॉन्ड आया? 2। हाइड्रोजन कितने हटे? 4। हटे कितना? 4। और पाई बॉन्ड आया कितना? 2। तो कैसे पता चला 2 कैसे आया? 2 के हटने पर 1 आता है। भाई 2 हटेगा तो 1 पाई बॉन्ड आएगा ना, तो इसका मतलब जितना हट रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ध्यान दो, हमारे पास इतना हाइड्रोजन होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, इतना है, तो इसका मतलब कितने हटे? जैसे आपके पास 10 रुपए होना चाहिए था, 6 है। 10 होना चाहिए था और 6 है, तो कितना खर्च किया या कितना गिर गया, कितना गायब हो गया, कितना गायब हुआ? तो जितना होना चाहिए था उससे घटा दिया गया जितना है। तो इतना हमारे पास होना चाहिए था, इतना है, दोनों का अंतर ले लिया, पता चल गया कितना रिमूव किया गया। और 2 रिमूव होने पर 1 आएगा, तो इसका मतलब जितना रिमूव किया गया उतना बटे 2 कर दो, पाई बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये चीज, इसको रिमूव कर, इतना रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखना बेटा, इधर देखो, यहां पर 3 पॉइंट लिखेंगे। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन, या ऐसे कर दें, ऑक्सीजन इज नॉट कंसीडर्ड, ऑक्सीजन इज नॉट कंसीडर्ड। अगर यौगिक में ऑक्सीजन है तो उसको हम ध्यान ही नहीं देंगे, ऑक्सीजन पर ध्यान ही नहीं देंगे कि ऑक्सीजन है या नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन मान लेंगे। हाइड्रोजन को क्या मान लेंगे? जैसे एक Cl है जिसका मतलब एक H है, जितने Cl हैं, जितने Br हैं, सबको क्या मान लेंगे? हाइड्रोजन मान लेंगे। ठीक है, इफ नाइट्रोजन प्रेजेंट देन 1 लेस हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड। तो अगर यौगिक में क्या है, नाइट्रोजन है, तो जितने भी हाइड्रोजन है उससे 1 H कम माना जाएगा। जैसे 5 H है तो 4 ही मानेंगे, 4 है तो कितना मानेंगे? 3। अब यहां पर ध्यान दो, फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन फॉलोइंग कंपाउंड। फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन फॉलोइंग कंपाउंड। तो ध्यान देना बेटा, C3H6, C4H6, C6H6, C3H6O, C4H9Br और C3H5N, C3H5N। अच्छा, यहां पर आपको बताया नहीं, यहां पर बताया गया नहीं, N1 नंबर ऑफ कार्बन, N2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये फार्मूले में। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सभी लोग बताओ, तो कार्बन कितने हैं? 3, 2 गुणे 3 प्लस 2 माइनस 6/2, तो कितना आ गया बेटा? 2 तिहाई 6 प्लस 2 8 माइनस 6/2 बराबर कितना? 1। यहां पर 2 गुणे 4 प्लस 2 माइनस 6/2 कितना आ जाएगा? 4 दूने 8, 2 10 माइनस 6, 4/2 2। यहां पर कितना? कार्बन कितना है? 6 गुणे 2 प्लस 2 माइनस 6/2, तो 6 दूनी 12, 2 14 माइनस 6 8/2,
4। यहाँ पर क्या बेटा, 3 दूनी 6 प्लस 2 -6, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, बटे 2। तो 3 दूनी 6 प्लस 2 8 -6, 2/2 बराबर 1। यहाँ पर बोलो 4 दूनी 8 प्लस 2 माइनस कितना 9, और बी आर को 1 10, बी आर को भी हैलोजन मानेंगे, बटे 2 कितना आ जाएगा 0। कार्बन कितना है 3 गुणे 2 प्लस 2, हाइड्रोजन कितना है 5, नाइट्रोजन है ना तो 1 कम मानेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 2 3 6 2 8 -4, 4/2। अब तो बता लेंगे भैया, अब बता लेंगे ना कि मतलब अगर डायग्राम बना दिया गया जैसे शुरुआत में किए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ऐसे दे दिया गया तो फार्मूला आप इसको अप्लाई करिएगा, बना लीजिएगा। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखिएगा, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिमूव कर रहे हैं इसको, चलो बेटा यहां पर ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन, साइक्लिक चेन। यहां पर सैचुरेट क्या बेटा अनसैचुरेट, हैविंग नो पाई बॉन्ड, अभी बताया गया। यहां पर हैविंग पाई बॉन्ड और साइकिल। एग्जाम्पल में बोलो एल्केन, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल। एग्जाम्पल में एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब। इट इज ठीक बेटा। साइक्लिक में उधर कहानी खत्म हो गई, इसको हम लोग एलिफैटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं ठीक है। साइक्लिक में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। साइकिल विद कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ये ध्यान दो बेटा, ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, कि जहां जहां पे मुड़ा है वो कार्बन माना जाएगा, ठीक है। आगे बताएंगे कंपाउंड हैविंग अदर आइटम आल्सो along with carbon and hydrogen,
कार्बन और हाइड्रोजन के साथ और भी एटम होंगे, ठीक है, लाइक यहां पर ध्यान दो CH2O इपॉक्साइड कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, या ऑक्सीरेन। एक बार नीट में पूछा गया था कि ऑक्सीरेन के साइकिल में कितने मेंबर होते हैं, कितने, 3, एक कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन। हाइड्रोजन साइकिल का पार्ट नहीं, वो बाहर है, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे। इसको पायरॉल कहेंगे, क्या कहें बेटा, पायरॉल। इसको पिरिडीन कहेंगे। ये नाइट्रोजन है, अगर यहाँ पे ऐसे नहीं आते जैसे हम लिख रहे हैं तो आप अलग से लिखिएगा, होमोसाइक्लिक अलग से लिख के फिर लिखिएगा नंबरिंग करके, ठीक है। अब इसके फिर 2 पार्ट होंगे, इसके फिर 2 पार्ट होंगे। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, सॉरी एलिफैटिक। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, ठीक है। तो अब यहां कहानी नहीं बताना है। एलिफैटिक में साइक्लिक रिंग हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलिफैटिक, साइक्लिक रिंग हैविंग प्रॉपर्टी similar to aliphatic, cyclic ring एलिफैटिक नहीं लिखना था बेटा, एलिसाइक्लिक लिखना था। क्या लिखना था, एलिसाइक्लिक। cyclic ring having property similar to benzene। ध्यान दो, एग्जाम्पल में अभी अभी आपने साइक्लोप्रोपेन लिखा था, साइक्लोब्यूटेन लिखा था। यहां पर ध्यान दो, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है। ये पूछा जाता है कि कौन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये क्या है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपीनियम आयन, ये ट्रोपोलियम आयन, ये भी एरोमेटिक है, ट्रोपोलियम आयन। ये बाकी बेंजीन वगैरह जान ही रहे हो। कहा बेटा, साइक्लिक रिंग हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू बेंजीन, ये साइक्लोप्रोपीनियम आयन, ये ट्रोपोलियम TROPOLLIUM, और ये बेंजीन है। यहां पर 2 मिनट में हेट्रोसाइक्लिक के बारे में देख लें। जैसे हमने अलग करके लिख लिया ऐसे आप भी लिख लीजिएगा, है ना। ये यहां पर हेट्रोसाइक्लिक,
एलिसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड having other atom also along with carbon and hydrogen। एग्जाम्पल में इपॉक्साइड बताए थे अभी, ये इपॉक्साइड, ये ध्यान दो भैया, इसको लोग THF कहते हैं। क्या कहते हैं? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। आगे सॉल्वेंट के रूप में पढ़ोगे। यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग अदर आइटम आल्सो along with कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर एग्जाम्पल में 2-3 है जो पूछे जाते हैं, ध्यान देना। अभी अभी आपने इसको बनाया था, क्या लिखा था? पायरोल। इसको आप कहेंगे फ्यूरेन। इसको आप कहेंगे थायोफीन। What is? पिरिडीन। ये सब एरोमेटिक हैं। तो आप थोड़ा सा कहानी आपको सुना दिए, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे, इसको और आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम आता है? हाँ, बांध कहाँ पूरा होगा उसका? हाँ ठीक, ठीक बेटा। तो आज यहीं तक, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम लेक्चर। ठीक है। साढ़े 3 स्कूल छूटता है, मानी बना पहले निकले भागते भागते गए तो तुरंत यहाँ वाला हर मंगलवार